नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारत के प्रस्ताव पर अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुनिया से वैश्विक विश्वास की कमी को भरोसे और निर्भरता में परिवर्तित करने का आह्वान। श्री मोदी आज ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और इटली के प्रमुख नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। मोरक्को में 6.8 तीव्रता के भूकंप से 600 से अधिक लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया। सीआईडी ने कौशल विकास निगम घोटाले में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में डेनियल मेदवेदेव ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्काराज को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश किया। और एशिया कप क्रिकेट में कल दोपहर 3 बजे सुपर 4 में कोलंबो में भारत का सामना पाकिस्तान से। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। नई दिल्ली में आज G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के शुरू होने पर अफ्रीकी संघ संगठन का स्थायी सदस्य बन गया। उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी संघ के प्रमुख अजाली असुमनी को स्थायी सदस्य के रूप में स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। भारत ने सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव किया था। एक पृथ्वी के नाम से आयोजित पहले सत्र में अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि सबका साथ देश के भीतर और बाहर समावेशी भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि G20 भारत में अब जन सामान्य का संगठन बन गया है और करोड़ों भारतीय इससे जुड़ गए हैं। G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदले। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने आज दुनिया का आह्वान किया है कि वैश्विक अविश्वास को विश्वास में बदलने का काम करें। उन्होंने कहा कि ये सबके आगे बढ़ने का समय है। श्री मोदी ने कहा कि चाहे खाद्य और ईंधन प्रबंधन हो, आतंकवाद हो, साइबर सुरक्षा हो, स्वास्थ्य, ऊर्जा या जल सुरक्षा हो, हमें भावी पीढ़ियों के लिए ठोस समाधान ढूंढना होगा। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी दुनिया को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण समय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया ऐसे समय में जी रही है जब सदियों पुरानी समस्याएं समाधान मांग रही हैं और ऐसे समय में हमें अपने दायित्वों को मानव केंद्रित दृष्टिकोण के साथ निभाना होगा। उन्होंने कहा कि यदि दुनिया कोविड-19 को पराजित कर सकती है तो युद्ध के कारण पैदा विश्वास की कमी के संकट पर भी जीत हासिल कर सकती है। कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। शिखर सम्मेलन के कार्यक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता भूपेंद्र के पास, जो आयोजन स्थल पर मौजूद हैं। भूपेंद्र, G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल किए जाने का क्या महत्व है? जी निखिल, अफ्रीकन यूनियन का G20 में शामिल होना भारत की एक बड़ी जीत है। इससे भारत के विश्व में बढ़ते कद में और इजाफा होगा और साथ ही अफ्रीकी देशों के साथ आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बल मिलेगा। जब से भारत ने G20 की अध्यक्षता हासिल की है, उसने लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने और खासतौर से अफ्रीकन यूनियन को G20 के दायरे में लाने के लिए भरपूर प्रयास किए हैं। वैश्विक चुनौतियों जैसे खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा की बात की जाए तो अफ्रीकन यूनियन में शामिल कई देशों को इन चुनौतियों से लगातार जूझना पड़ रहा है। G20 में शामिल होने से अफ्रीकन यूनियन के देशों की आवाज को बल मिलेगा और इन चुनौतियों से निपटने के लिए G20 देशों का सहयोग भी हासिल होगा। उम्मीद है कि इस कदम से अफ्रीकी देशों में आर्थिक विकास और निवेश को भी बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भूपेंद्र, आज पहला सत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है, तो पहले सत्र में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? जी निखिल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के पहले सत्र के दौरान कई मुद्दों को सदस्य देशों के सामने उठाया।
उन्होंने विभिन्न देशों के बीच विश्वास में आई कमी को प्रमुखता से सबके सामने रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया कि सभी देशों को मिलकर विश्वास में आई इस कमी को खत्म करना चाहिए और आपसी भरोसे की बहाली के लिए कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में जारी उथल-पुथल, खाद्य, ऊर्जा और उर्वरकों के प्रबंधन, आतंकवाद, साइबर सिक्योरिटी, स्वास्थ्य और पानी की सुरक्षा का मसला भी उठाया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कई चुनौतियों से पूरा विश्व जूझ रहा है, जिसके लिए नए समाधान की जरूरत है। अब से कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री दूसरे सत्र, जो कि एक परिवार की अवधारणा पर आधारित है, उसकी अध्यक्षता करेंगे और कल एक भविष्य पर तीसरा सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद दिल्ली डिक्लेरेशन जारी किया जाएगा। जी भूपेंद्र, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मेलन में आज और कल के लिए अनेक द्विपक्षीय बैठकें भी तय की गई हैं। प्रधानमंत्री ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और इटली के नेताओं के साथ आज द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। कल उनकी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। श्री मोदी कनाडा के नेताओं के साथ भी मुलाकात करेंगे और कोमोरोस, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ, यूरोपीय आयोग, ब्राजील तथा नाइजीरिया के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। द्विपक्षीय बैठकों और शिखर सम्मेलन के कार्यक्रमों के अलावा प्रतिनिधियों का दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में जाने का भी कार्यक्रम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधियों के सम्मान में आज शाम राजकीय भोज का आयोजन किया गया है। भारत की शानदार मेहमान नवाजी और विभिन्न किस्म के पकवानों का आनंद लेने के साथ ही विदेशी मेहमान आज शाम सांस्कृतिक संध्या के दौरान भारत की विविधताओं से भरी संगीत विरासत से भी रूबरू होंगे। इस सांस्कृतिक संध्या के दौरान कई दुर्लभ वाद्य यंत्रों की प्रस्तुतियां होंगी, तो वहीं शास्त्रीय और लोक संगीत के भी सुर बिखरेंगे। इस शानदार पेशकश में कई नौजवान और दिव्यांग कलाकार भी हिस्सा लेंगे। विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों की पत्नियां आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में रूट्स एंड रूट्स नामक एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगी। इस प्रदर्शनी में राष्ट्रीय महत्व की धरोहरों और विभिन्न संग्रहालयों में मौजूद प्रमुख कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की पत्नियां भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का भी दौरा करेंगी। कल सभी प्रमुख नेता राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। प्रार्थना के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रगति मैदान में हॉल नंबर 3 में डिजिटल नवाचार दीर्घा स्थापित की है। इसका उद्देश्य G20 देशों के प्रतिनिधियों को भारत की डिजिटल गतिविधियों से अवगत कराना है। इस दीर्घा में 5 मुख्य डिजिटल पहलों को प्रदर्शित किया गया है। रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक अजय कुमार चौधरी ने आकाशवाणी को बताया कि दीर्घा में डिजिटल मुद्रा प्रदर्शित की गई है, जिसके वैलेट को डाउनलोड करके कोई भी लेनदेन किया जा सकेगा। श्री चौधरी ने बताया कि ये वैलेट हर यूपीआई प्लेटफॉर्म पर काम करता है। हमने टू बी फ्यूचर रेडी के बाद हमने ये वैलेट सिस्टम डेवलप कर लिया है और यहाँ पे हम डिमॉन्स्ट्रेट करने वाले हैं, जो हमारे डेलीगेट्स आएंगे, हमारे प्रेस मीडिया फ्रेंड्स आएंगे, कि दे कैन डाउनलोड द वैलेट लाइक यूपीआई वैलेट, दे कैन यूज दिस वैलेट फॉर एनी ट्रांजेक्शन विद एनी ऑफ द मर्चेंट्स। दीर्घा में यूपीआई वन वर्ल्ड, रुपे ऑन द गो, भारत बिल भुगतान प्रणाली और आसान ऋण के लिए सार्वजनिक प्रौद्योगिकी मंच को भी प्रदर्शित किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत ने मात्र 6 साल में वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिसमें सामान्य परिस्थितियों में 47 वर्ष लगते हैं। श्री गडकरी ने G20 की रिपोर्ट पर सोशल मीडिया पोस्ट में ये बात कही। उन्होंने कहा कि जनधन, आधार और मोबाइल के आधारभूत ढांचे से करोड़ों लोगों का सशक्तिकरण हुआ है और जीवन सुगम हुआ है। उन्होंने बताया कि G20 रिपोर्ट में भारत की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण व्यवस्था से हुई $33 अरब की बचत का उल्लेख किया गया है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को अपराध जांच विभाग सीआईडी ने आज नंदयाल में गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी कौशल विकास निगम घोटाले के सिलसिले में की गई है। श्री नायडू पर ठेकों में जोड़ तोड़ करने, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने और कौशल विकास निगम के नाम पर एक फर्जी स्कीम को बढ़ावा देने के आरोप हैं। श्री नायडू को 3,356 करोड़ रुपए लागत वाली परियोजना में घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। इस परियोजना की 10% राशि सरकार और 90% राशि जर्मन कंपनी सीमेंस द्वारा दी जानी थी।
निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा, झारखंड और उत्तराखंड विधानसभा की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम घोषित कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा और उत्तराखंड की 3 सीटें जीत ली हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक-एक सीट जीती है। इन 6 राज्यों में इस महीने की 5 तारीख को मतदान हुआ था। भाजपा उत्तराखंड में बागेश्वर विधानसभा सीट अपने पास बनाए रखने में कामयाब रही है। इस सीट से पार्वती दास ने कांग्रेस के बसंत कुमार को 2400 से अधिक मतों से पराजित किया। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने भाजपा के दारा सिंह चौहान को 42,759 मतों से हराकर घोसी विधानसभा सीट का उपचुनाव जीता है। अफ्रीकी देश मोरक्को में कल रात आए भूकंप में कम से कम 632 लोगों की मृत्यु हो गई है और कम से कम 329 लोग घायल हैं। घायलों में से 51 की हालत गंभीर है। भूकंप की तीव्रता 6.8 थी और इसका केंद्र एटलस की पहाड़ी के 56 किलोमीटर पश्चिम ओकामेडन शहर में था। भूकंप स्थानीय समय के अनुसार देर रात 11 बजे आया। भूकंप से यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित रेड वॉल को भी क्षति पहुंची है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में सोमवार को सर्बिया के नोवाक जोकोविच का मुकाबला रूस के डैनियल मेदवेदेव से होगा। आज हुए सेमीफाइनल में डैनियल मेदवेदेव ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को 7-6, 6-1, 3-6, 6-3 से हरा दिया। एक अन्य सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच ने अमेरिका के बैन शेल्टन को 6-3, 6-2, 7-6 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन की जोड़ी हार गई है। बोपन्ना और एबडन की जोड़ी को फाइनल में ब्रिटेन के राजीव राम और अमेरिका के जो सैलिसबरी ने 2-6, 6-3, 6-4 से हराया। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल बेलारूस की अरायना सेबलेंका का सामना अमेरिका की कोको गॉफ से होगा। महिला डबल्स में कल न्यूजीलैंड कनाडा की जोड़ी एरिन रोटलाइफ और गैब्रिएला डोब्रोवस्की का मुकाबला जर्मन रूसी जोड़ी लाउरा सिंगमेंड और वेरा जेनारोवा से होगा। आज मिक्स्ड डबल्स में अमेरिकी जोड़ी ऑस्टिन टाजिकेक और जेसिका पेगोला का मुकाबला कजाकिस्तान और फिनलैंड की जोड़ी में एना डेनेलिना और हैनी हेलियोवारा से होगा। एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 में कल श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3 बजे से खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले सुपर 4 मुकाबले के लिए एक रिजर्व दिन भी रखा गया है। कल का मैच खराब मौसम के कारण रद्द होने पर यह मैच 11 सितंबर को जारी रखा जा सकता है। आज इस प्रतियोगिता में कोलंबो में श्रीलंका का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक उत्तरी महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, धुले, जलगांव और नासिक जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने के लिए वृद्धिशील नकद आरक्षी अनुपात ICRR को समाप्त करने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक ने यह अनुपात बाजार में नकदी की अधिकता के समाधान के लिए लागू किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 अगस्त को बैंकों से कहा था कि वे 19 मई 2023 से लेकर के 28 जुलाई 2023 के बीच अपनी कुल मांग और कुल देनदारियों पर 10% की दर से वृद्धिशील नकद आरक्षी अनुपात बनाए रखें। यह कदम 2000 रुपए के नोटों की वापसी तथा अन्य कारणों से नकदी उपलब्धता में कमी होने वाली वृद्धि को समाहित करने के लिए उठाया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत के प्रस्ताव पर अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुनिया से वैश्विक विश्वास की कमी को भरोसे और निर्भरता में परिवर्तित करने का आह्वान। श्री मोदी आज ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और इटली के प्रमुख नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। मोरक्को में 6.8 तीव्रता के भूकंप से 600 से अधिक लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया। CID ने कौशल विकास निगम घोटाले में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में डैनियल मेदवेदेव ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश किया। और एशिया कप क्रिकेट में कल दोपहर 3 बजे सुपर 4 में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।